जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के गणित की वर्कबुक। ये वाली वर्कबुक हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें आप पेज नंबर निकाल लीजिए। जो आपका वर्कबुक का जो प्रथम है, वर्कबुक की जो सीट है, प्रथम वास्तविक संख्या है, उसको निकाल लीजिए, जो है पेज नंबर 3 पर। किस पर है? पेज नंबर 3 पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, और थ्योरी पढ़ने के बाद में हम करेंगे इन प्रश्नों को हल। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको दी गई है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। देखिएगा, आपकी जो वर्कबुक है उसे आप खोल लीजिए। उस वर्कबुक के अंदर जो ऊपर स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं, उन स्मरणीय बिंदुओं में दिया गया है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार ये होता है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है, उसकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उसे व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को हम लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इसे कहते हैं भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। कौन सा फल? गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये कौन सी है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को याद रखना है, क्योंकि आपका जो 10वीं का सिलेबस है उसमें जो वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर है, उसमें सबसे पहले आपका जो चैप्टर की जो अवधारणा दे रखी है, उस अवधारणा में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय दे रखी है। कुछ नहीं करना है इसमें। जो भी भाज्य संख्या है, उन सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी चीज, अपरिमेय संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। देखिएगा, अपरिमेय संख्याओं में आपको अपरिमेय संख्या की परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं 10वीं जो आपके एग्जाम होगा, उसमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना रहेगा कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। यानी कि आपके पास में जो संख्याएं हैं, जैसे कि रूट के अंदर ऐसी संख्याएं आए जिन्हें रूट से पुनः हल नहीं किया जा सके, जैसे कि रूट 2, इसको आप हल करोगे तो पॉइंटों में आंसर आएंगे, यानी इसे हल नहीं किया जा सकता। जैसे रूट 3, जैसे रूट 5, जैसे 2√2। देखिए, इन्हें आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आंसर क्या आएंगे? पॉइंटों में आएंगे। तो क्या है? ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या। इनके आपको उदाहरण याद रखने हैं और वो प्रश्न याद रखने हैं जिन्हें, जैसे रूट 2 को सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पूरी एक थ्योरी है जो पिछले वीडियो में बताई गई है, उसे आप याद कर लीजिएगा, उसे आप समझ लीजिएगा, जिससे आप उसे सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद में और यहाँ पे एक आपको HCF और एलसीएम दिया गया। क्या दिया गया है? HCF गुणा LCM। यदि HCF और LCM का गुणा किया जाए तो जिस संख्या का HCF निकाल रहे हो, जिस संख्या का LCM निकाल रहे हो, उन दोनों ही संख्याओं का गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। इन दोनों ही संख्याओं का गुणा HCF और LCM के गुणे के बराबर आता है। अब कुछ चीजें मैं अपनी इच्छा से लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन्हें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, सबसे पहली चीज, दो कर्मागत। कौन सी? कर्मागत, यानी कि कर्म में आने वाली संख्या। कर्म में कैसे? जैसे 1 और 2 आया, 3 और 4 आया, 16 और 17 आया, 20 और 21 आया। ऐसे सारी संख्या जो कर्म में चलती है, एक के बाद में एक आने वाली संख्या है। जो कर्मागत संख्या है, कौन सी संख्या है? दो कर्मागत संख्याओं का HCF पूछे। क्या पूछे? HCF। ये कितना होता है? हमेशा 1। और एलसीएम पूछ ले। क्या पूछे? एलसीएम। तो दोनों ही संख्याओं का गुणा
पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, दोनों ही संख्याओं का गुणा कर दो तो क्या आएगा, उसका एलसीएम आएगा। और तीसरी चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो एचसीएफ होता है किसी भी संख्या का, जैसे ए बी का एचसीएफ, किसका, ए बी का, और गुणा एलसीएम ए बी का, ये हमेशा बराबर होता है ए और बी के गुणे के बराबर। यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या फल, गुणनफल। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें क्यों लिखी है बोर्ड पर, सारी चीजें अलग अलग, वो की वही चीज है, जैसे एचसीएफ ए बी, एलसीएम ए बी, ए गुणा बी, ये भी सूत्र सेम है, और इससे पहले जो सूत्र लिखा था वो भी सेम था। बार बार क्यों लिखा है इसको अलग अलग फॉर्म में, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछ ले एचसीएफ गुणा एलसीएम और अब सदम दे दे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, हो सकता है, और ए गुणा बी नहीं दे तो फिर आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा दोनों संख्याओं का भागफल, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का घटाव। तो हमें हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यदि रिक्त स्थान में पूछ लेगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लिख लेंगे। फिर इस रूप में पूछ लेगा और दे देगा ए गुणा बी, तो ए गुणा बी, यदि यहाँ पे संख्याएं चेंज कर दे, जैसे कि यहाँ पे वो लिख ले एचसीएफ सी और डी गुणा एलसीएम बरा कोष्टक सी और डी, तो वो पूछ ले यहाँ आगे क्या आएगा, तो सी गुणा डी, क्योंकि अंदर की संख्याएं बदली है तो हमने भी संख्या को बदल दिया, क्या कर दिया, बदल दिया, और कुछ नहीं करना है, सामान्य सी चीजें, इसे सीख देख लीजिए आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करने वाले हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 को। देखिएगा आगे ये अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, कौन सी संख्या, अभाज्य। सबसे पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की परिभाषाएं लिख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले भाज्य संख्या, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद भाज्य की परिभाषा लिखते ही भाज्य संख्या की परिभाषा आप स्वयं ही लिख लेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या, देखिए ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो, किससे, एक से विभाजित हो, यानी कि ऐसी कोई संख्या है जिसके अंदर उसका खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या है। विभाजित हो तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिएगा मैंने लिया यहाँ पे 2, क्या लिया, 2। अब आप कहोगे क्या एक है, एक के अंदर एक का जाता है, स्वयं एक का भाग जाता है, नहीं, एक को विरोधाभास में रखा जाता है, एक को अभाज्य संख्या के अंदर नहीं गिना जाता है, नहीं भाज्य संख्या के अंदर गिना जाता है, ये एक अलग ही नंबर है। सबसे पहले 2 को लिया, देखो 2 के अंदर 2 का भाग जाता है, 1 का जाता है। 3 के अंदर 3 का जाता है, 1 का जाता है। 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 के अंदर 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है, 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। फिर ले रहा हूं मैं 5 के अंदर सिर्फ 5 का भाग जाता है और 1 का जाता है। 6 के अंदर 6 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, यानी कि 6 भाज्य नहीं है। उसके बाद में 7, इस प्रकार से आगे संख्याएं चलती रहेगी। अब भाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतया विभाजित हो, क्या हो,
विभाजित हो। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 4। देखिए 4, इसमें भी अभाज्य संख्या है, पूर्णतया विभाजित हो। क्या कर लोगे, 1 से पूर्णतया, यहाँ पे पूर्णतया लिख लेना आप, ठीक है। देखो 4, 4 के अंदर 2 का भाग जाता है 2 बार, 4 के अंदर 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, 1 का भी भाग पूरा पूरा जाता है, यानी संख्या का भाग जा रहा है। लिखा मैंने 6, 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 1 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, यानी अलग अलग संख्याओं का भाग जा रहा है। फिर लेते हैं हम 5, 6, 7, 8 लेते हैं, क्या 8, 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है और 1 का भी भाग जा रहा है, यानी कि ये सारी क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ये आगे तक चलती रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिएगा और फिर हम आगे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं जो आपके लिए सरल हो जाएंगे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को हम करने वाले हैं, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। क्या है, निम्न में से, निम्न प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। देखिएगा ऑप्शन, ठीक है, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिएगा। देखिएगा पहला ऑप्शन आपका क्या है, 29। ब वाला ऑप्शन है आपके पास है 25, कितना, 25। स वाला ऑप्शन है आपके पास में 16, कितना, 16। और द वाला ऑप्शन है आपके पास में 15, कितना है, 15, द वाला 15। देखिए अभाज्य संख्या चाहिए, हम भाज्य संख्या को अलग कर लेते हैं, हमारे पास में कौन सी आ जाएगी, अभाज्य संख्या। क्या 25 के अंदर 5 का भाग जाता है, जाता है, 25 के अंदर 25 का भाग जाता है, जाता है, और 1 का भी जाता है, यानी 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, कितनी, 3 संख्याओं का, ये नहीं हो सकता। 16 के अंदर 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है और 16 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, 15 का जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। कौन सी संख्या बची, 29। 29 के अंदर सिर्फ 29 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 29। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2, कौन सी, प्रश्न संख्या 2, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछा प्रश्न में, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर अ ऑप्शन दिया है इसने, √10, कितना, √10। ब ऑप्शन दिया है इसने, √24, कितना, √24। स ऑप्शन दिया है इसने, √35, कितना, √35। और द ऑप्शन दिया है इसने, √25। अरे देखो इसमें सामने ही दिखाई दे रहा है, √25। सबसे पहले मैं √25 को ही ले रहा हूँ, द वाला ऑप्शन, √25, यानी कि 5 गुणा 5, 55 25, पूरा √16 हुआ, यानी कि 5 जो आया पूरी संख्या आई, पॉइंटों में नहीं आई, यानी कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, √25 नहीं है। √35 का मान आप सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि अंडर पूरा सोल्व नहीं होता है, √24 का भी सोल्व नहीं होता है और √10 का भी सोल्व नहीं होता है। अब कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3 को, कौन सा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा √3 व √5 है, √3 व √5 है। यहां देखिए इसने ऑप्शन दिया है आपको, पूर्णांक संख्या है, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है।
पूर्णांक संख्याएं। ब ऑप्शन देखिए, ब ऑप्शन दिया इसने अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन दिया है इसने स वाला, इसने कहा परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और चौथा ऑप्शन दिया है इसने द वाला, जिसमें कहा इसने इनमें से कोई हल नहीं, इनमें से कोई हल नहीं। ध्यान से देखिए, क्या रूट 3 का आप अंडर रूट सोल्व कर सकते हो? नहीं, क्योंकि पॉइंटों में आएगा। रूट 5 का अंडर रूट सोल्व कर सकते हो? नहीं, क्योंकि पॉइंटों में आएगा। तो जब भी किसी रूट को सोल्व करते हैं और पॉइंटों में आते हैं मान, तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। यानी कि इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अपरिमेय संख्या। आपका आंसर क्या हुआ? रूट 3 व रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में इसने कहा वास्तविक संख्याएं होती है केवल परिमेय संख्याएं, केवल अपरिमेय संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय दोनों। देखिए अगला प्रश्न हम करने वाले हैं। उससे पहले प्रश्न संख्या 4 को करवाने से पहले मैं आपको एक परिभाषा लिखवाता हूँ, फिर मुझे प्रश्न करवाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद ही उसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए इसने कहा वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? सभी संख्याओं का समूह। कौन सी संख्याओं का? सभी संख्याओं का समूह। सभी संख्याएं आ जाती है। दुनिया के जितने भी नंबर है सारे नंबरों को लाकर एक थैले में भर दो, वो सारी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। क्या हो जाएगी? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और इसके अलावा जो रूट के अंदर माइनस में आती है वो सारी अवास्तविक होती है, उनको थैले में मत भर लेना। जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, जिसका आप प्रचलन कर रहे हो, उन सभी को एक थैले में भर लो, वो सारी हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। इसके अलावा भी और संख्याएं होती है, उनको अवास्तविक में रखा जाता है। तो यहाँ पे एक परिभाषा और जो हो जाती है हमारे पास में, परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों ही संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्या है ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय संख्या भी आ रही है और अपरिमेय संख्या भी आ रही है, उन्हें क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या है। जैसे प्रश्न संख्या 4 में कहा है, देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। देखिएगा ऑप्शन, इसने कहा है ऑप्शन में केवल परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? केवल परिमेय, परिमेय संख्या ए। वह ऑप्शन दिया इसने केवल अपरिमेय संख्या है, केवल अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद में स वाला ऑप्शन दिया है इसने परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। और द वाला ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसकी परिभाषा क्या लिखी? वास्तविक संख्या की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं दोनों आ रही है, ये सब वाला ऑप्शन क्या हुआ? आपका सही हुआ। इसको आप याद रखना है, ऐसा नहीं का परिमेय अपरिमेय जहाँ आएगा लिख लेंगे, टिक लगाना है। इनको याद रखना है, रिक्त स्थानों में ये पूछे जा सकते हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या, दोनों को मिलाकर। अब हम सोल्व कर रहे हैं प्रश्न संख्या 5 को। किसको?
प्रश्न संख्या 5 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, इसने कहा है प्रश्न संख्या 5 में 5.2372 5.2372 है, क्या है, और इसने ऑप्शन दे दिए, क्या दे दिए, ऑप्शन। इसने कहा पूर्णांक संख्या है, पहला क्या कहा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ब वाला ऑप्शन इसने दिया है परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। फिर इसने दिया है स वाला ऑप्शन, जिसमें इसने कहा है काल्पनिक संख्या, कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। फिर इसने द वाला ऑप्शन दिया है, द वाले में इसने कहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं सभी जो यहाँ पे संख्याएं दे रखी उनकी परिभाषाएं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले परिभाषा में परिमेय संख्या को लेते हैं, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ परिमेय संख्या का। फिर है पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, ऋणात्मक। सबसे पहले कौन सी संख्या है, ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या है, कौन सी, धनात्मक प्लस वाली संख्या है, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली संख्या है, धनात्मक संख्या है। व जीरो के, यानी कि जीरो को साथ में लेना है, क्योंकि जीरो न तो ऋण में आता है नहीं धन में आता है, जीरो के समूह वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिएगा जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 डैश, इधर भी डैश 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 डैश। जैसे यहाँ पे -इंफिनिटी लिखा जा सकता है, इधर भी प्लस का इंफिनिटी लिखा जा सकता है, यानी कि संख्या इंफिनिटी की ओर जा रही है। इंफिनिटी कुछ होता नहीं है, अनंत संख्याएं बहुत सारी होती है, ठीक है, तो इंफिनिटी को मिटा लीजिए, संख्या आगे तक जा रही है। अब हमारे पास में आई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या है जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती है। काल्पनिक संख्या का मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, देखिएगा काल्पनिक संख्या, देखिए काल्पनिक संख्या, देखिएगा √-2, रूट के अंदर माइनस आया है, इसमें जो यहाँ पे √-1 आता है, जैसे ये जो √-1 होता है इसको आयोटा से दर्शाते हैं, किससे, इसको क्या कहते हैं, आयोटा, क्या कहते हैं, आयोटा। ये होती है काल्पनिक संख्या है, ठीक है, ये तीनों संख्या बताई है मैंने। अब इसने क्या पूछा है, 5.2372 है, कौन सी संख्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन परिभाषाओं का, फिर हम इसको सोल्व करते हैं प्रश्न को। मैं ये 2 परिभाषाएं मिटा रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले यह अवास्तविक तो हो नहीं, यानी कि काल्पनिक हो नहीं सकती, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस में नहीं आ रही, यानी कि ये ऑप्शन क्या हुआ, तटस्थ हुआ। इनमें से कोई उत्तर है नहीं इसमें। अब बचा पूर्णांक और परिमेय। पूर्णांक संख्या है पॉइंटों में नहीं आती, क्योंकि वो तो प्लस होती है, माइनस होती है और जीरो होती है। क्या होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, जीरो होती है, पूर्णांक है नहीं। क्या बची, परिमेय। आंसर क्या हुआ, परिमेय संख्या। कैसे हुआ वो देखिए, संख्या दे रखी 5.2372, यहां से बराबर लगा रहा हूं मैं, यहां से पॉइंट हटाऊंगा,
तो मैंने लिखा 5237 यानी कि यहाँ पे आया 52,372। पॉइंट यहाँ से हटाया, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 1 2 3 और 4, यानी कि नीचे 4 जीरो लगाने हैं एक के पीछे। ये आया देखो पी, पी ऊपर वाली संख्या, क्यू नीचे वाली संख्या। क्या क्यू जीरो है? नहीं है, यानी कि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा है। किस रूप में? पी बटा क्यू। और पी बटा क्यू के रूप में लिखे और क्यू जीरो नहीं हो तो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हुआ? ब परिमेय संख्या है। अब प्रश्न संख्या 6 को सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में इसने कहा है कि 5, 15 और 20 के लसा व मसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 5, 15 और 20 के म स ज्ञात कीजिए। मस ज्ञात कीजिए। मस ज्ञात कीजिए। अब देखिए मस लस क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ। मस ये होता है HCF। म स प कह दे, क्या कहे? म स प, ये भी होता है HCF। लस होता है LCM, यानी कि लस प कह दे तो भी होता है LCM। सारी चीजें क्या होती है? एलसीएम। लस भी एलसीएम, लस प भी एलसीएम, मस भी HCF और मस प भी HCF। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है कि इसका जो मस है यानी कि HCF कितना है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन विधि लगाते हैं। कौन सी गुणनखंडन विधि? अभाज्य गुणनखंडन। सबसे पहले देखिए क्या इन सभी में 2 का भाग जा रहा है? नहीं। 2 का भाग 20 में जा रहा है, 5 और 15 में। क्या सभी में 3 का जा रहा है? नहीं। 15 में जा रहा है, 5 और 20 में नहीं जा रहा। क्या सभी में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, सिर्फ 20 में जा रहा है। सभी में 5 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है। 5 का 5 एकम 5, 5 तरी 15, 5 चौका 20। क्या यहाँ पे 1 आ चुका है? यानी कि आगे तीनों ही संख्याओं में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे लिखिए HCF किसका निकाल रहे हो? 5, 15 और 20। ये कितना आया? 5 आया। क्या आया? 5। एक और नई विधि सिखाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले लिखिए 5 को, 5 एकम 5। दूसरा लिखिए 15, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 से 5 तरी 15, 5 एकम 5। फिर क्या है? 20। सबसे पहले 2 का 10 बार, फिर 2 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। देखिए 5 बराबर क्या आया? 5। ठीक है, यहाँ पे आया 15 बराबर आया आपका 3 गुणा 5। और 20 कितना आया आपका? ये आया 2। 20 बराबर आया 2 गुणा 2 गुणा 5। देखिए कॉमन चीज क्या है? यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया। जो कॉमन आया ना वो क्या हो जाएगा? HCF। यानी कि इन तीनों ही संख्याओं में कॉमन संख्या का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। और मसा किसे कहते हैं? HCF को। मसप किसे कहते हैं? HCF को। लसक किसे कहते हैं? एलसीएम को। और लसप किसे कहते हैं? एलसीएम को। दोनों ही विद्या इंपोर्टेंट है, यानी कि दोनों ही सरल तरीके हैं। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखिएगा देखिए प्रश्न पूछा है प्रश्न संख्या 7 के अंदर। प्रश्न संख्या 7 में ये कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, कौन सी? अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, कौन सी? भाज्य। भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? संख्या का गुणनफल, गुणनफल यानी कि गुणा, गुणनफल क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। सबसे छोटी यहाँ पे लिखना हल,
सबसे पहले लिखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन सी? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी एक तो न तो भाज्य में लेनी ना अभाज्य में लेनी, फिर दो से शुरू करते हैं। दो क्या होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब लिखनी है सबसे छोटी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। देखिएगा दो के बाद में तीन, तीन अभाज्य होती है। चार, चार सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या। अब इन दोनों का क्या पूछा है? इसने गुणनफल पूछा है। तो यहाँ लिखिए 2 गुणा 4 बराबर 8। ये क्या आया आपका उत्तर? क्या आया? उत्तर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। किसको? प्रश्न संख्या 8 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 8। इसने कहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? प्रश्न संख्या 8, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। ये इसने क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है। तो इसका हल हो जाएगा अपरिमित। क्या हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित संख्याएं अपरिमित होती। क्या होती है? अपरिमित। यानी कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लोगे आप, उनके बीच में जितनी चाहो परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो, यानी कि अपरिमित रूप से निकाल सकते हो। किस रूप से? अपरिमित रूप से। फिर आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसको हम सोल्व करने वाले, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में इसने कहा है 6x की घात 4, 6x की घात 4 y, ऐसा दिया इसने। वह 12xy, क्या 12xy का मस क्या होगा? का मस क्या होगा? यानी कि HCF पूछा है। क्या पूछा है? HCF। मस का मतलब HCF। इसको हल लिखिए। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 6x की घात 4 y। 6 के मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, 2 गुणा 3 लिख लिए। अब देखिएगा आगे x की घात 4 है। क्या? x की घात 4। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले डॉट लगा रहा हूँ। डॉट का मतलब गुणा है। एक तो मैंने x लिखा क्योंकि इसमें 12 है ना, यहाँ पे 12xy। इसमें x कितनी बार? एक बार आया ना, तो मैंने x को एक बार लिखा। अब x का 4 3, एक x को बाहर निकाल दिया तो कितना x बचा? x का 3 बच गए। फिर y अकेला ना, ये लो y को भी लिख दिया। अब देखिए 12 के मैं टुकड़े कर रहा हूँ। 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 हो चुके हैं। 12। फिर हमारे पास में है x और ये क्या है? y। अब कॉमन चीज निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिख रहा हूं मैं HCF। मसा निकालना है, HCF निकालना है। 6x की घात 4, 6x की घात 4 y, और दूसरी संख्या दे रखी 12xy। देखिएगा कॉमन चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन। क्या इसमें 2 आया? इसमें भी 2 आया। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या? 2। ये लिखा 2। 2 लिखने के बाद देखिए क्या इसमें 3 आया? इसमें भी 3 आया। लिखिए 3 को। किसको लिखोगे? गुणा में 3। अब देखिएगा क्या इसमें x आया एक बार, इसमें भी x आया एक बार। यहाँ पे लिखिए आप गुणे में x, फिर गुणा लगा दीजिए वापस। क्या इसमें y आया? इसमें भी y आया। देखिए यहाँ पे लिखिए y। अब देखिए क्या कुछ और कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या इसमें 2 है? इसमें 2 है? नहीं है। अब सारे दो वाले को ले लिया। x का 3 है। क्या इसमें x का 3 है? नहीं है। यानी कि बच्ची यही है हमारे पास में। तो यहाँ पे मैं वापस लिख सकता हूँ HCF 6x की घात 4 y 12xy बराबर 2 का गुणा 3 से 6 और x और y। क्या आया? 6xy। क्या है? 6xy। यह आपका क्या हुआ? इसका HCF प्रश्न संख्या 9 का। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 10 को। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका
मसप HCF क्या होगा, यानी कि इसने क्या कहा, अभाज्य संख्या कहा। क्या कहा है, अभाज्य संख्या है। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक चीज और लिखवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रह चुकी है यहाँ पे, अभाज्य अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं का HCF। जब भी HCF पूछे और अभाज्य संख्या दे दे, क्या कहे, अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या दे दे, दो दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, जितनी चाहे अभाज्य संख्याएं दे दे, तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है कितना होता है, हमेशा HCF 1। HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। किन संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कहा है इसने, प्रश्न संख्या 10 में ये कह रहा है कि दो, यदि P तथा Q, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मसप यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो उनका मसप यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा अभी आपको, जब भी अभाज्य संख्या आ जाए, ये HCF लिखा, अभाज्य संख्या P और Q है, तो इनके HCF का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 11 को। किसको, प्रश्न संख्या 11 को। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 में ये कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 इसने कहा है 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। लिखिएगा ध्यान से, 216 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हल लिखा, यहाँ पे लिखो 216, भाग लगाना शुरू करो। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, एक में भाग नहीं जाता, 0 उतरा, भाग 6 इसको दिया 16, 8 दूनी 16, 2 पंजा 10, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा 14, यानी 4 को 1 दिया, 7 दूनी 14, 3 का 9 तरी 27, 3 का 3 तरी 9, 3 का 3 एकम 3। यहाँ पे लिखेंगे 216 बराबर, देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार आया, 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। वापस लिखो 216, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 की घात 3 गुणा 3 कितनी बार आया, 3 बार, 3 की घात 3। ये क्या आया आपका उत्तर, क्या आया उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करने जा रहे हैं लास्ट प्रश्न इस वर्कशीट का, वर्कशीट नंबर 1 का प्रश्न संख्या 12। इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम लगाएंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी वाला सूत्र, और एक लगाएंगे अपनी बुद्धि। ठीक है, क्या लगाएंगे, अपनी बुद्धि, आपकी बुद्धि। ठीक है, किसकी बुद्धि, आपकी बुद्धि। ध्यान से देखिएगा, इसने प्रश्न संख्या 12 में कहा है, प्रश्न संख्या 12, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, लिखिए। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, लिखिए। क्या करिए, लिखिए। अब देखिए, सम और विषम की परिभाषा बता देता हूं। ये है सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, और या वो 2 के पहाड़े में आती हो। ठीक है, विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्याएं
जो जो दो से पूर्णतया 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 विभाजित नहीं हो, क्या नहीं हो, विभाजित नहीं हो, पूर्णतया विभाजित यानी पॉइंटों में आंसर हो दो का भाग देने पर, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर है 2 4 6 8, इसके अंदर है 1 3 5 7, इस प्रकार से डैश 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 ऐसे संख्या आगे बढ़ती रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इन परिभाषाओं को नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न को हम करने जा रहे हैं सॉल्व। इन परिभाषाओं को जा रहा है मिटाया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हल, जीरो, जीरो के बाद में ये तो लिखा मैंने जीरो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लास्ट में लिख लेंगे 50, यहाँ पे लिखता हूँ 50। जीरो के बाद में क्या आया, एक, क्या एक के बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और ये आपके 44, ये आपके 45, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 46 43 48 और 49, और इस 50 को यहाँ से मिटा के यहाँ पे ये 50। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या जीरो को तो गिनना ही नहीं इनके बीच में, इसको हटा देते हैं जीरो को, और 50 को नहीं गिनना है क्योंकि 50 के बीच से ये संख्या बची हमारे पास में, क्या बची, ये वाली संख्या। अब देखिए क्या, एक विषम संख्या 2 में भाग जाता है, 3 विषम संख्या 4 में भाग जाता है, 5 विषम संख्या 6 में भाग जाता है, 7 विषम संख्या 8 में भाग जाता है, 9 विषम संख्या 10 में जाता है, 11 विषम संख्या 12 में जाता है, 13 विषम संख्या 14 में भाग जाता है, 15 विषम संख्या 16 भाग जाता है, 17 फिर 18 19, एक एक संख्या छोड़ते चलो, क्या करो, छोड़ते चलो, क्या करो, एक एक संख्या छोड़ते चलो, फिर 27 फिर 29 फिर 31 फिर 33 फिर 35 फिर यहाँ पे 37 फिर 39 फिर 41 फिर 43 फिर 45 फिर 47 फिर 49। तो ये संख्या टोटल होंगी कितनी, इसने कितने, 0 से 50, 0 से 50 के बीच में कितनी संख्या, 1 से गुण 50 यानी कि 50, यानी कि टोटल संख्या कितनी, 25 है। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। कैसे निकाला, देखिए टोटल संख्या कितनी है, 50, ठीक है। इसमें सम और विषम संख्याएं बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। टोटल संख्या कितनी, 50, 50 में 2 का भाग 2 कितना है, 25, 25 ही सम होगी और 25 ही विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या, क्या होगी, विषम संख्या। तो 25 विषम संख्या, इसमें कितनी संख्या है, 25 विषम संख्या है। दूसरा तरीका देखिएगा ध्यान से, समांतर श्रेणी वाला लगाते हैं, कौन सा, समांतर श्रेणी वाला। ध्यान से देखिए, सबसे पहली 0 से ठीक बाद वाली विषम संख्या 1, 1 के बाद वाली 2 नहीं 3, फिर 4 नहीं 5, इस प्रकार से 7, फिर जैसे जैसे 50 से पहले वाली कितनी, 49, कितनी, 49। अब देखिए यहाँ पे a बराबर कितना, 1, d बराबर हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, यानी कि 3 माइनस 1 कितना आया, 2, और यहाँ पे आपका n का मान कितना है, 49। आपको निकालना n यानी कि संख्याएं कितनी है टोटल, ठीक है। अब इसको निकालना, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे आप, n बराबर a प्लस n माइनस 1 d से, ठीक है। n का मान आपको दे रखा है 49, ये लिखा 49 बराबर a का मान कितना है आपके पास में 1 प्लस n का मान आपको निकालना है माइनस 1, और d का मान कितना आपके पास में 2, ये लिखा दो। एक को इस तरफ लाए या फिर का चिन्ह लगा दो, चलो 49, एक प्लस का इधर आया माइनस का 1, ये आपका n का गुणा कर दो इसके अंदर, या गुणा रहने दो n माइनस 1, ये बटा में 2, ये गुण 50 में से 1 गया, 48 बचा, इधर मैंने n माइनस 1 लिखा, 2 गुणे में था, इधर आया भाग हुआ, या फिर का चिन्ह n माइनस 1, 2 का भाग 48 में दिया 24 आया, या फिर का चिन्ह n माइनस 1 को उधर भेजा, 24 प्लस 1 हुआ, तो n की वैल्यू कितनी आई, 25। हमें कितनी संख्या चाहिए थी, 25 संख्या, क्योंकि 25 संख्या होती है इसलिए 25 संख्या चाहिए, यानी कि n का मान कितना आया,
तो इन 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है? 25 विषम संख्या है। कितनी? 25। या आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे वर्कशीट नंबर 2 के साथ में। इसी के साथ में जब नई सीरीज शुरू की जाएगी तब हम करेंगे अपनी बुक के प्रश्नों को। तब तक के लिए आप इनके साथ करिए तैयारी। तब तक के लिए धन्यवाद।